आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पॉलिटी में अनुच्छेद 15 पर विचार विमर्श करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार को समर्पित है और इसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बातचीत की गई है। और फंडामेंटल राइट में जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार पर बातचीत की गई है। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में विचार विमर्श किया था। यद्यपि वो शॉर्ट वीडियो था और अनुच्छेद 14 का भाग 1 और भाग 2 करके वीडियो डाले गए थे। आज हम लोग अनुच्छेद 15 पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 को देखें तो इसमें 6 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद 15 1, 2, 3, 4, 5, 6 बारी बारी से हम लोग सभी पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 15(1) पर विचार विमर्श करते हैं और इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2-3 बातें देखने और समझने योग्य है। सबसे पहली बात तो यह एक नकारात्मक अधिकार है। यह एक क्या है? नकारात्मक अधिकार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक, उसमें से कुछ अधिकार सकारात्मक है और कुछ नकारात्मक है। नकारात्मक अधिकारों में देखें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य विभेद नहीं करेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 14 में जो अधिकार दिए गए हैं, विधि के समक्ष समता, इसमें अगर हम देखेंगे या विधि के समक्ष समता, तो यह भी आपको एक नकारात्मक अधिकार है कि विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। तो पहली बात तो यह हो गई कि यह एक नकारात्मक अधिकार है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो कुछ अधिकार केवल नागरिकों को दी गई है और कुछ अधिकार भारत में निवास करने वाले सभी लोगों को, अर्थात नागरिक और जो नागरिक नहीं हैं, निवासी हैं, उनको दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 की विशिष्टता है, यह नागरिकों को दी गई है। अनुच्छेद 14 सभी को दी गई थी, उसमें नागरिक की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ कहा गया है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध, तो यह केवल नागरिकों को समर्पित है। तो इस तरह से 2 विशेषता हो गई। और तीसरी बात देखते हैं कि इसमें केवल शब्द आया है। केवल का अर्थ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अन्य आधारों पर भेदभाव किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये 5 बातों को रखा गया। पहला धर्म, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग, 5वां जन्म स्थान। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अनुच्छेद 15 में किन आधारों पर भेदभाव नहीं करने की बात की गई है, और उसमें इनके अतिरिक्त धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य चीज दे दिए जाएंगे, समुदाय, तो समुदाय नहीं होगा। तो इस तरह से ये 5 को आप ध्यान में रखेंगे। इन 5 के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेंगे। इसमें एक और बात कही गई कि ये 5 या इनमें से किसी, तो किसी का अर्थ है कोई 2, कोई 1, कोई 3, कोई 4। तो इस तरह से इनमें से किसी 1, 2 या इनमें से सभी या इनमें से कोई एक को लेकर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 15(2) को देखें तो इसमें भी 2-3 बातें, यही बात कही गई है। यहाँ पर राज्य के जगह पर कोई भी नागरिक कह दिया गया, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(2) में जो बातें कही गई है वह प्राइवेट के विरुद्ध है। तो कुल मिलाकर के मूल अधिकार का तीसरा विभाजन अगर हम करें, पहला विभाजन तो था कि जो कुछ सकारात्मक अधिकार हैं और कुछ नकारात्मक अधिकार हैं। दूसरा है कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार भारत के सभी निवासियों को दिए गए हैं। और तीसरा विभाजन हो गया कि कुछ सरकार के विरुद्ध यानी राज्य के विरुद्ध है और कुछ जो है वह प्राइवेट के विरुद्ध है। तो ये अधिकार आप देखें तो ये प्राइवेट के विरुद्ध है, अनुच्छेद 15(2) है। कोई भी नागरिक
कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दो संदर्भ दिए गए। पहला, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी नागरिक, भारत के किसी भी नागरिक को मुख्य रूप से इसमें से पहला दुकान, दूसरा सार्वजनिक भोजनालय, तीसरा होटल, चौथा मनोरंजन के स्थानों पर जाने से नहीं रोकेंगे। और इसके अतिरिक्त ये क में कहा गया, और ख में कहा गया है कि कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सार्वजनिक समागम स्थलों और रोडों पर चलने से उन्हें नहीं रोका जाएगा, उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा। ये प्राइवेट के लिए है। यानी भारत के कुछ दबंग लोग हैं जो रोड पर कब्जा कर लेते हैं, जो होटल के संदर्भ में या इस तरह के होटल हुए, कुआं, ठाकुर के कुआं भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था इस चुनाव के संदर्भ में, 2024 के लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में। तो इस तरह से कुआं, तालाब, स्नान घाट, आपको याद होगा कि मुगलों के समय में तीर्थ यात्रा कर लगाए जाते थे और खास करके गंगा स्नान के संदर्भ में कर लगा दिया गया था, जो एक बनारस के विद्वान कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने इसे रोका था। तो कुल मिलाकर के स्नान पर टैक्स लगाए जाते थे। सार्वजनिक समागम स्थल पर जाने से नाना प्रकार के प्रतिबंध पहले रहा होगा था, और सड़कों पर चलने पर भी उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो कोई भी भारत का नागरिक, तो प्राइवेट के विरुद्ध यह अधिकार है। तो 15(2) को ध्यान में रखना है कि यह प्राइवेट के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है और निजी लोगों के विरुद्ध है, और ये जो है वो राज्य के विरुद्ध है, और केवल हम ही लोगों को जो यहाँ के नागरिक हैं उनको प्राप्त है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भेदभाव के विरुद्ध है, अर्थात समता के पक्ष में ये दोनों जो अनुच्छेद हैं 15(1) और 15(2) हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अब आइए 15(3) पर विचार विमर्श करते हैं। केवल की चर्चा मैंने पहले ही कर दिया कि अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, इन पांचों को छोड़ करके। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन बातों को छोड़ करके भेदभाव किए जा सकते हैं। 15(3) और 15(4) को अगर देखें तो भारतीय संविधान में इन दोनों अनुच्छेदों का अगर सही से विश्लेषण किया जाए तो यह आरक्षण का आधारशिला रख देता है। यह क्या करता है? आरक्षण का आधारशिला अनुच्छेद 15(3) और 15(4) से है। 15(3) तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में ही आप देखेंगे तो है, साफ साफ कह दिया गया है इसमें कि राज्य, 15(3) में कहा गया है कि राज्य बच्चों के लिए पहला, और दूसरा महिलाओं के लिए अगर कोई उपबंध करेगा तो उसे समानता के अधिकार के उल्लंघन या उसके विरुद्ध नहीं माना जाएगा, उसे समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 15(3) में क्या कहा गया कि राज्य बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अगर कोई उपबंध करता है, कोई भी राज्य यानी भारत सरकार और उनके जितने राज्य हैं, जैसे अभी 28 राज्य हैं, फिर केंद्र प्रशासित राज्य 8 हैं, तो इसमें से कोई भी अगर कोई उपबंध बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए करेगा अलग से, अतिरिक्त रूप से, तो उसे समता के अधिकार के विरुद्ध, अर्थात अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के विरुद्ध, खास करके 14, 15, 16, खास करके 15, 16 के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इस तरह की बात कही गई। और देखिए इसी के तहत हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, जिसका संबंध पंचायती राज से है, 92, जिसके बाद 92, 93, उसके बाद हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन, नगर निगम से इसका संबंध है। इन दोनों में प्रत्येक राज्य ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 33%। और बिहार, मध्य प्रदेश और इस तरह के कई राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं को उसमें 50% आरक्षण दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 15(3) में जो बातें कही गई उसका इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर देखें तो कई जगह आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महिलाओं को जो प्रसूति लाभ दिए जाते हैं
इसकी अलग से भी चर्चा है, तो वहाँ भी आप इन संदर्भों में देख सकते हैं। और वो प्रसूति लाभ से जो उनको मदद किए जाते हैं, उसमें एक तो लिंग वाली बात आ जाएगी, यहाँ पर लिंग की बात की गई है तो लिंग वाली बात आ जाएगी, और दूसरा उनके शारीरिक संदर्भ में भी उसको ध्यान में रख करके उन्हें ये लाभ दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ बच्चों के संदर्भ में देखें तब बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, जैसे किशोर न्याय के संदर्भ में अगर देखें तो बच्चों की देखभाल, बच्चों के संरक्षण, बच्चों के भरण पोषण आदि के लिए अलग से प्रबंध किए गए हैं। तो अनुच्छेद 15(3) में देखें तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान के लिए राज्य को अनुमति दी गई है, वो इस तरह के कार्य कर सकते हैं और मूल अधिकार के विरुद्ध उसे नहीं माना जाएगा। ये अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो भारतीय संविधान के मूल संविधान में दिए गए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) को देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान सभा ने एक संविधान की रचना की जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरा हो गया। उस पर उसी दिन सिग्नेचर किए गए। उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने इस पर सिग्नेचर किया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 के बाद से पहला चुनाव, जिसकी चर्चा हम लोग कल के वीडियो में भी किए थे, 1951-52 में चुनाव के बाद पहली सरकार बनी लोकसभा के बाद, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम संशोधन 1951 में ही करना पड़ गया। यह एक अलग विषय है जिस पर हम लोग चर्चा किसी वीडियो में करेंगे कि भारतीय संविधान की जब रचना हुई तो एक बड़े संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के परिश्रम करने के बाद जिस संविधान की रचना की, उस संविधान में लगभग 75% भाग 1935 के एक्ट से ले लिया गया था। और वो जो संविधान बना, उस संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ही 50 में हुआ और 51 में पहला संशोधन हो गया। और उस पहले संशोधन में जो बात की गई उसका संबंध ये अनुच्छेद 15(4) से है। तो उस विषय पर हम लोग किसी अन्य वीडियो में विचार विमर्श करेंगे। तो प्रथम संविधान संशोधन पंडित नेहरू के समय में 1951 में हुआ था। इसमें 6-7 बातें प्रमुख थी, जिसमें एक बात यही प्रमुख यह कि संशोधन में जोड़ा गया कि ओबीसी का अर्थ क्या है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को हम लोग ओबीसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आर्थिक शब्द नहीं है। ध्यान रखने योग्य बात है कि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को हम लोग ओबीसी कहते हैं। तो यहाँ पर ओबीसी का अर्थ समझ लीजिए, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग, या एससी का अर्थ हुआ अनुसूचित जाति के लोग और एसटी का अर्थ हुआ अनुसूचित जनजाति लोग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अगर सरकार कहेंगे तो सरकार कर सकती है और राज्य कहेंगे तो राज्य कर सकता है। देखिए, भारतीय संविधान में या किसी भी मूलभूत जो पुस्तक होते हैं उसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सरकार थोड़ा सा उससे कम महत्वपूर्ण अंग हो जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 15(4) जोड़ा गया, उसमें यह कहा गया कि ओबीसी और एससी तथा एसटी के लिए अगर सरकार उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ विशेष चीज जोड़ना चाहते हैं, उपबंध करना चाहते हैं, प्रावधान देना चाहते हैं, उनको कुछ विकास करने के लिए अवसर अतिरिक्त रूप से देना चाहते हैं तो उसे दे सकते हैं। और इसके संदर्भ में इसे यही कि मूल अधिकार का उल्लंघन, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इस संदर्भ में जो इस तरह का निर्णय लिया गया, संविधान संशोधन किया गया, उसमें एक वाद महत्वपूर्ण है, चंपक द्वैराजन का वाद है। इसी के आधार पर यह संविधान संशोधन किया गया। तो इसी तरह से देखते हैं अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(3) में आरक्षण की आधारशिला रख दी गई थी।
अब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन में दूसरी बात क्या प्रमुख थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं कई बार। इसमें दूसरी बात यह थी कि भूमि संबंधी जो सुधार किए गए थे उसे अनुसूची 9 में जोड़ दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूचियां यहीं पर प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया और उसमें भूमि संबंधी जितनी बातें थे उसको उसमें जोड़ा गया। तो इस तरह से प्रथम संविधान संशोधन से जुड़ी हुई कुछ मूल बातें यहाँ पर है। अब 15(5) पर हम लोग आते हैं। 15(5) में क्या कहा गया? 15(5) जो है यह 93वां संविधान संशोधन 2005 में के आधार पर जोड़ा गया था, उसी में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी, एससी या एसटी, जिनके माने एसटी के उत्थान के लिए, उनके उसमें प्रवेश के लिए और या नामांकन के लिए आरक्षण दिए जाएंगे। इसमें कहा गया कि जो आरक्षण दिए जाएंगे शैक्षणिक संस्थान में वह सरकारी संस्थान भी हो सकती है और निजी संस्थान भी हो सकती है। सरकारी और निजी दोनों संस्थान में आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन इसके 2 अपवाद थे। पहला अपवाद था अपवाद के स्तर पर कि इसमें जो रिजर्वेशन दिए जाएंगे उसमें अनुच्छेद 30(1) के तहत, अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपने निजी संस्थान या अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का उन्हें अधिकार दिया गया है और उस पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। तो जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान होंगे उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे जामिया मिलिया, जैसे हम देखते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसमें उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी तरह से सेंट स्टीफन कॉलेज और कई ऐसे कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं, उसमें ओबीसी को, एससी को या एसटी को शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के संदर्भ में आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 30(1) इसका अपवाद है। और दूसरी बात, अगर क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है जो ओबीसी के संदर्भ में किया गया है, और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था, एक निर्णय में आया था कि एससी और एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर जैसी चीज़ें आनी चाहिए, जिसके विरुद्ध अभी कुछ ही दिन पहले, बस 1 सप्ताह पहले भारत बंद का आह्वान किया गया और नाना प्रकार की बातें हुई। उस पर चर्चा अलग से हम लोग करेंगे। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल ओबीसी में है तो क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं, देखते हैं कि अनुच्छेद 15(5) में शैक्षणिक संस्था में नामांकन या प्रवेश के लिए ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण दिए गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्रीमी लेयर अनुच्छेद 30(1) अपवाद है। अब आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 15(6) में। 15(6) में अगर बातचीत करें तो संविधान संशोधन 103 के द्वारा जो 2019 में ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें ये इस तरह की बात कही गई कि EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी को दिया गया था उसमें कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं थे। उसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को ओबीसी की संज्ञा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि ओबीसी का अर्थ क्या है। तो इसका पहला आधार है शैक्षणिक और दूसरा आधार है सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग। यहाँ पर आया गया ई का अर्थ है आर्थिक, इकोनॉमिकली, और डब्ल्यू का अर्थ है वीकर और एस का अर्थ है सेक्शन। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को के उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नामांकन के हेतु कितना प्रतिशत? तो 10% आरक्षण खोल दिया गया। यहाँ कितना प्रतिशत? तो 10% आरक्षण दिए जाएंगे। और इनका भी अब बात वही रखा गया कि अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग हों, अल्पसंख्यकों की संस्थान है, उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15(6) में सामान्य वर्ग, जिसको हम लोग जनरल कहते हैं, या सवर्णों को आरक्षण की संज्ञा दी जाती है। तो सवर्ण सब ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि सवर्णों का प्रयोग मुख्य रूप से केवल हिंदू वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें मुसलमानों के भी आरक्षण हैं जो आपको ओबीसी में मुसलमान नहीं आते हैं, जैसे शेख हो गए, सैयद हो गए और कई जातियां होंगी मुसलमानों में। तो इस तरह से, और हिंदुओं में भी जो सवर्ण हैं उनके लिए, तो इनके लिए क्या है? EWS, इनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था 2019 में किया गया था।
संविधान संशोधन 103 प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, और इसमें यही अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यकों की संस्था है उसमें इन्हें आरक्षण नहीं दी जाएगी। इनको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 10% वह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है और यह आरक्षण कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि 2019 में देने के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई, क्योंकि इनको आरक्षण देने की कोई तो व्यवस्था थी नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिए जा सकते थे, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है और 2023 के बाद हम देखते हैं कि अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, अब ये आरक्षण चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को देखें तो समानता के अधिकार में 3-4 अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 की बात हमने 1 से लेकर के 6 तक की बात की, फिर अनुच्छेद 16 पर अगले वीडियो में विचार विमर्श करेंगे, फिर 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध बातचीत की गई है, उस बाद 18 में हम देखते हैं उपाधि से संबंधित बातें की गई है। तो इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो 15 जो है वह महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहा है और उन पर हमने लोगों ने विचार विमर्श किया। इस अनुच्छेद से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अनुच्छेद से संबंधित 103वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, इसको भी आप देखेंगे। जो 103वां संविधान संशोधन है उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी। जो इससे पहले देखते हैं 93वां संविधान संशोधन के समय में आपको मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और प्रथम संविधान संशोधन के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ, आज के वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।